पत्रकारिता के रूप में हल्द्वानी जैसे शहर में आपका ये कार्यक्रम सफल होगा, ऐसी मेरी उम्मीद, ऐसी मेरी आशा। का जो रोजगार है वो यहीं के लोगों के बीच से निकल करके आए, सृजन हो रोजगार, हमारे जल जंगल जमीन, हमारे धार्मिक पर्यटन, हमारे पहाड़ों में जो पर्यटन होता है, उन सबको मिला करके एक नया विजन पैदा हो। मैं सच बोलूंगा कि हमारे यहाँ के जो राजनीतिक जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं अफसरशाही के सामने या तो हार मान गया या भ्रष्ट अफसरशाही, सब नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी और मैं हूं आपके साथ संजय पाठक। सिटी न्यूज हल्द्वानी की खास सीरीज नेताजी सच बोलेंगे में आज के मेहमान हैं ललित जोशी। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या है कुछ वो कह रहे हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी न्यूज हल्द्वानी में। हाँ, धन्यवाद। और सिटी न्यूज को भी धन्यवाद, आपने जो अपना नया ये शुरू किया है, और उम्मीद है कि ये पत्रकारिता के रूप में हल्द्वानी जैसे शहर में आपका ये कार्यक्रम सफल होगा, ऐसी मेरी उम्मीद, ऐसी मेरी आशा। ललित जी, आपके भीतर एक राज्य आंदोलनकारी भी छिपा हुआ है, आप कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य भी रहे हैं। क्या कहेंगे जब आप देखते हैं कि राज्य का युवा सड़कों पर आता है और कहता है कि हमें भू कानून चाहिए, हमें मूल निवास 1950 चाहिए, और साथ साथ ये भी कहता है कि जो सरकार वर्तमान में है वो कहती है कि वो उसे बरगला रही है, तमाम तरीके से प्रलोभन दे रही है। क्या कहेंगे आपके भीतर का जो राज्य आंदोलनकारी है क्या कहता है और क्या सोचता है इस बारे में? देखिए, असल में सबसे गंभीर बात तो यह है कि इस राज्य की जो स्थापना हुई थी, मैं उसका एक पार्ट था, उसमें आंदोलन चल रहा था, उसमें छात्र नेता भी था और आंदोलनकारी भी था। तो उस समय जब ये मूल भावना इस राज्य को बनने की थी, यहाँ का जो रोजगार है वो यहीं के लोगों के बीच से निकल करके आए, सृजन हो रोजगार, हमारे जल जंगल जमीन, हमारे धार्मिक पर्यटन, हमारे पहाड़ों में जो पर्यटन होता है, उन सबको मिला करके एक नया विजन पैदा हो, हमको हमारा स्टेट हो, हम अपनी तरीके से उसको चलाएं, हमारे अपने बीच से नेता उभर कर करके आए। क्योंकि उस समय 19 विधायक हुआ करते थे, तब ये उत्तर प्रदेश के साथ मिला था ये उत्तराखंड। आज के दिन में हमारे पास 71 विधायक हैं, एक नॉमिनेटेड होता है, 70 हैं। और उसके बाद भी अगर हमारे अंदर वही कुंठा, वही क्रोध अगर आज हमारे पास युवाओं के अंदर जारी है, चाहे वो मूल निवास के रूप में निकल कर करके बाहर को आ रहा है, वैसे हकीकत यह है कि आज भी जो बेरोजगारी है वो यहां से यहां पहुंच गई है। अपने आप को अपने ही प्रदेश में आदमी बेगाना समझ रहा है। इसकी परिणति है कि आज भू कानून या हो या फिर जो है मूल निवास का जो मुद्दा हो, वो उसका क्रोध जनता, युवा भीड़ के रूप में जो भी 24 तारीख को जो हुआ है, ये क्या है? ये अपने गुस्से का प्रकटीकरण है जो हमारे यहाँ के युवाओं ने किया है। क्योंकि मैं सच बोलूंगा कि हमारे यहाँ के जो राजनीतिक जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं अफसरशाही के सामने या तो हार मान गया या भ्रष्ट अफसरशाही, सब नहीं, कुछ जो भ्रष्ट अफसरशाही है उसने इस प्रदेश की मूल आत्मा को निगल कर करके अपनी जेबों में पैसा कौड़ी जमीन और अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए इस प्रदेश के नेताओं को घेर लिया है, जो बहुत ही दुखद है। जी, आपके भीतर राज्य आंदोलनकारी का दर्द मैं समझता हूं, लेकिन आप कांग्रेस के भी एक वरिष्ठ नेता हैं। पिछले 2 सालों में अगर देखें तो उत्तराखंड राजनीति में कई तरीके के जो घोटाले सामने आए हैं, जिससे जैसे मान लें यूके SSC का घोटाला है, जिसमें हाकम सिंह जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन अब वो जमानत में बाहर हैं। इस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है और उसके आरोपी भी अभी तक सजा पूरी तरह से नहीं पाए हैं। तो इस तमाम जो मुद्दे हैं, दरोगा भर्ती घोटाला है, तो इस तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने उस तरीके से जनता के बीच नहीं ले जा पाए, या यूँ कहें कि मुद्दा तो उठाया है, प्रदर्शन आप लोगों ने भी किए, लेकिन एक निर्णायक लड़ाई जो कहते हैं कि अंजाम तक, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उसको अंजाम तक पहुंचाने में विफल रही है। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको सत्य बताऊं कि ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई गई। हाँ, सच आपने बोलने के लिए कहा तो मैंने तो जीवन भर ही सच बोला, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि हमको उसको और बेहतर तरीके से और शार्प बनाने की जरूरत है, हम बनाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं उठाया,
लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, दरअसल जो सरकारें हो चुकी हैं, वो एक अंग्रेजी में कहावत है कि पावर करप्ट्स बट अल्टीमेट पावर करप्ट्स अल्टीमेटली। पावर जब पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड होकर करके भरपूर तरीके से पावर जब मिली हुई है दूसरी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो आज राज्य के अंदर है, वो जब सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जब जो पत्रकारिता है अधिकांश पत्रकारिता पीठ पत्रकारिता में बदल चुकी है, तो फिर आप किसके पास जाओगे? तो हो कुछ ऐसा रहा है कि जो मुद्दे असल पे निकल कर करके आ रहे हैं, वो उनका गला प्रेस और मीडिया घोंट रही है। कई सब नहीं, फिर बोल रहा हूं, उनकी चीज को निकल कर करके बाहर को नहीं आने दे रहे हैं। और ये जो बेचारे जो पत्रकार जो पत्रकारिता करते हैं, वो सच को समझ रहे हैं, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए दुर्भाग्य से कुछ घराने पूरी तरीके से दिल्ली से केंद्रित होकर करके राज्य में भी अपने तरीके से नैरेटिव पेश कर रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं था, ऐसा है, सरकार को दोषी बताने में हिचक रहे हैं। ये गलत है। तो आप इसमें कितना भी नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह चिल्ला लीजिए, कुछ होने जा रहा नहीं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और इसके लिए जनता को ही आगे आना पड़ेगा, और जनता आ रही है। अगर बात करें नौकरशाही की और उत्तराखंड की राजनीति की, क्या आप मानते हैं कि जो पदों पे जो अधीनस्थ लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं पहाड़ के लोगों का इनमें कम इन्वॉल्वमेंट होना, ये पहाड़ की सोच, पहाड़ जिस तरीके से विकसित होना चाहिए, वो अधिकारी, वो सोच वाले अधिकारी इन पदों पर नहीं बैठे हैं, इस वजह से कि उत्तराखंड में ऐसे निर्णय नहीं हो पाते हैं जो जनता के हित में हो? मैं इसको एब्सोल्युटली तो करेक्ट नहीं कहता, लेकिन फिर भी मैं आज बोलता हूं कि अधिकांश जो अधिकारी हैं जो चाहते हैं कि इस उत्तराखंड की जो नीतियां हैं यहां के लोगों की भावना और यहां के लोगों को की भागीदारी के साथ साथ जो है वो निकल करके आए। ये चीज कई अधिकारी जो हैं वो जो मलाईदार पदों में बैठे हैं और हमारे अधीनस्थ नेताओं की कृपा से जो बैठे हैं, वो इन अधिकारियों को भी काम नहीं करने देते। इसमें दोनों वर्ग है, इसमें चाहे वो पहाड़ से रिलेटेड वर्ग हो, चाहे वो प्लेन से रिलेटेड वर्ग हो। उत्तर प्रदेश से आए हुए अधिकांश जो अधिकारी हैं हमारे यहां, तो भाई हम तो उत्तराखंड में रहने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारे सब उत्तराखंडी हमारे लिए, उनको दर्द है इस प्रदेश का। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना है, नाम सहित मैं बता सकता हूं कि किस तरह की नीतियां बनाई गई, किस तरह की नीतियां बनाई गई इस स्टेट को, जिससे कि उनके अपने खुद के पेट भरें, भाड़ में जाए उत्तराखंड का नागरिक, वो दोयम दर्जे का बना करके रख दिया। ये बहुत बड़ी पीड़ा है। जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आंदोलनकारी के रूप में तो जनता ने आपको देखा है, आपके योगदान को देखा है, तमाम जनहित के मुद्दे आप उठाते हैं, तो क्या इस बार शहर की जनता, खासकर हल्द्वानी की जनता, आपको मेयर के रूप में देखने की आपकी दावेदारी देख सकती है, या कुछ और आपके प्लान है? क्या कहेंगे? देखिए, तो पार्टीगत विषय जरूर है, और सच ये है कि अपने अपने जीवन में सबकी भावनाएं होती। कोई आदमी अगर जीवन में आया है तो उसकी अपनी सबकी भावनाएं होती कि किसी तरह जिस सालों से जिस चीज को, जिस ट्रेड को आप जीते आ रहे हो, जिस जिंदगी को आप जीते आ रहे हो, वहां उसे कुछ ना कुछ मिले। तो ऐसी भावना मेरी जरूर है और रहे। बिल्कुल, आप अगर अपनी व्यक्तिगत लाइफ में हो या फिर किसी बिजनेस में हो, तो एक आदमी सोचता है कि यार मैं आज अगर कार चलाना साइकिल चलाना मैं आज सीख रहा हूं, तो कल मैं कार चलाना भी सीखूं। तो इंसान बाय नेचर, उसके जीन्स ऐसे हैं कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं पाने की कोशिश करता है। तो पूरी मेहनत तो कर ली, अब भगवान भरोसे हैं। देखिए, चाहता जरूर हूं और अभी भी चाहता हूं कि एक जगह कहीं पर कुछ मिले जहां पर हम बैठे और अगर हमारी कार्यशैली से हम कुछ कर पाए जनता के लिए, तो फिर हमारा जीवन और हमारे का उद्देश्य और इतने समय से जो है राजनीतिक लाइफ में आने का जो उद्देश्य है वो तभी पूरा हो पाता है। आप भी आज अगर पत्रकारिता करते हैं तो आप भी सोचते होंगे कि कभी यार मैं उस मुकाम पे पहुंचूं जहां मेरे पास अपना कुछ करने के लिए हो, जनता कुछ चीजें उठाने के लिए हो, मुद्दे उठाने के लिए, तो वही मेरे साथ भी है। तो भावनाएं हमारी भी हैं, देखना जरूर है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान चाहेगा तो कुछ होगा इस बार। फिर अगर टिकट मिलेगा लड़ूंगा भी, और उम्मीद भी करता हूं कि सफलता की उम्मीद करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे ललित जोशी हमारे साथ। दर्शकों, ये हमारी विशेष सीरीज है नेताजी सच बोलेंगे। अगली कड़ी आपको कैसी लगी, ये जवाब, ललित जोशी के जवाब आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।